नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानी गुरुजी के YouTube चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त नीतीश शर्मा। दोस्तों, हम लोग शुरू किए थे हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। उसमें मैंने आपको बताया था कि भाषा क्या होती है, अर्थात भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है। फिर मैंने आपको भाषा की परिभाषा बताई थी कि भाषा कहते किसे हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। तो हिंदी भाषा का विकास हम दो तरीक़ों से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और दूसरा पढ़ेंगे संवैधानिक दृष्टिकोण से। तो अभी तक आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो जिसका लिंक आई बटन में ऊपर दिया गया है, आप जा कर के वहाँ से सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए ताकि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो आइए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक का। तो आज का हमारा बिंदु है दोस्तों, हिंदी का विकास संवैधानिक दृष्टिकोण से। हिंदी का विकास ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हमने पढ़ लिया था, यानी संस्कृत से कैसे हिंदी का विकास हुआ, इन सारी चीज़ों पर चर्चा हो गई है। तो आज हम बात करेंगे हिंदी का विकास संवैधानिक दृष्टिकोण से। तो देखिए, जो हमारी संविधान में अनुसूची है, अनुसूची 8, इस अनुसूची 8 में दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें से हमारी एक भाषा हिंदी भी है, जिसमें से हमारी एक भाषा हिंदी का भी उल्लेख मिलता है और हिंदी को उसमें राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। यानी हमारी राजभाषा कौन सी है? तो हिंदी है। अब देखिए, समझते हैं थोड़ा सा इसका मैटर क्या है। तो संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें से एक हमारी राजभाषा हिंदी है, इसको राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया है। अब देखिए, जो पूछा जाएगा कि 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो अनुसूची 8 में है। फिर पूछा जाएगा किस भाग में है, तो भाग 17 में है। फिर यदि पूछा जाए आपसे कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक इन 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और इसमें से जो दोस्तों 343 फर्स्ट अनुच्छेद है, 343 फर्स्ट, इसमें बताया गया है कि हमारी जो राजभाषा होगी वह हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है 343 फर्स्ट में। और इन 22 भाषाओं का उल्लेख अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक मिलता है। अब देखिए, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, अर्थात 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो उस समय संविधान में केवल 14 भाषाओं को ही मान्यता दी गई थी। यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय केवल 14 भाषाओं को ही मान्यता दी गई थी। और वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अर्थात 8 भाषाओं को बाद में ऐड किया गया है संविधान संशोधन के द्वारा। तो कौन कौन सा संविधान संशोधन हुआ है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, पहला संविधान संशोधन हुआ है 21वां संविधान संशोधन 1967 में। 21वां संविधान संशोधन किया गया है 1967 में। इसमें मात्र एक भाषा को जोड़ा गया, सिंधी को। तो यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधी को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो सदैव आपका आंसर होना चाहिए कि 21वां संविधान संशोधन 1967 को सिंधी को इस भाषाओं में मान्यता दिया गया था। अब देखिए, 71वां संविधान संशोधन हुआ है 1992 में। तो 71वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 1992 में। इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सा? तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक हम समझेंगे थोड़ा सा। देखिए, इसको कैसे याद रखना है, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, नमक। नमक, न से दोस्तों होता है नेपाली, और म से मणिपुरी और क से कोंकणी। अर्थात 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई। कौन कौन सा? तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद से 92वां संविधान संशोधन हुआ है 2003 में। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ है? तो 2003 में हुआ है। इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सा? तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? तो एक छोटा सा ट्रिक है, BDMS, यानी बी से आपका हो जाएगा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया है 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया है।
और जब हमारा संविधान लागू हुआ था यानी 26 जनवरी 1950 को, उस समय कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त था? तो उस समय मात्र 14 भाषाओं को ही मान्यता प्राप्त था। और इस समय कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो इस समय 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो इसको याद रखिएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था। तो यहाँ से एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो हिंदी को राजभाषा 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया था। तभी से दोस्तों हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को, यानी 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, हिंदी दिवस के रूप में। यह बार बार पूछा जाता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। हमेशा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था। अब यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का क्या कारण है? तो 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तभी से हम लोग 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। देखिए, दोनों बातों में अंतर है। यह केवल हिंदी दिवस है, तो जब यह पूछे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तब हमें बताना है कि 14 सितंबर को। ठीक है, फिर पूछा जाएगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। ठीक है, फिर 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? तो नागपुर में किया गया था। कहाँ किया गया था दोस्तों? तो नागपुर में किया गया था। और इस समय सरकार किसकी थी? तो इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय। नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तभी से हम लोग 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, फिर यदि यहाँ से प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का थीम क्या था, तो थीम ध्यान रखिएगा, वसुधैव कुटुंबकम। थीम क्या था दोस्तों? वसुधैव कुटुंबकम। यहाँ से हमेशा प्रश्न बनता है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 10 जनवरी 1975 को किया गया था। कहाँ किया गया था? तो नागपुर में किया गया था। किसकी सरकार थी? तो इंदिरा गांधी की सरकार थी। फिर इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था दोस्तों वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, इसको जरूर नोट करिएगा। इसका थीम क्या था? तो वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। इसका थीम जब भी पूछा जाए कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का थीम क्या रखा गया था, तो वसुधैव कुटुंबकम। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, थोड़ा सा 2 मिनट रिवीजन कर देते हैं। मैंने आपको बताया कि हमारे संविधान में 22 भाषाओं का जो उल्लेख किया गया है वो किस अनुसूची में किया गया है? तो अनुसूची 8 में किया गया है। किस भाग में किया गया है? तो भाग 17 में किया गया है। अनुच्छेद क्या है? तो अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक। फिर यह प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी को हमारी राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख 343 फर्स्ट में है। किस में है दोस्तों? 343 फर्स्ट में है। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमारी राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि किस संविधान संशोधन के तहत किस भाषाओं को जोड़ा गया है? तो 21वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1967 में, जिसमें केवल मात्र एक भाषा को जोड़ा गया, सिंधी को। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, जिसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर उसके बाद हुआ था 92वां संविधान संशोधन 2003 में। इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसको याद कैसे करेंगे? तो नमक से हो जाएगा आपका नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इसको हम BDMS के थ्रू याद कर सकते हैं।
फिर मैंने आपको बताया कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को। हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमेशा बनते हैं, तो इसको आपको ज़रूर याद रखना है। अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों इसके आगे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। उसी तरह एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों संस्कृत दिवस मनाया जाता है आपका श्रावण मास की पूर्णिमा को, अर्थात श्रावण मास में जो पूर्णिमा पड़ती है उसी दिन मनाया जाता है संस्कृत दिवस। और उसी दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाता है। तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है, तो श्रावण मास की पूर्णिमा को। कब से मनाया जाता है, तो 1969 से। 1969 से ध्यान रखिएगा कि संस्कृत दिवस कब से मनाया जाता है, तो 1969 से मनाया जाता है श्रावण मास की पूर्णिमा को। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि आकृति मूलक या फिर आकृति या रूप के आधार पर हिंदी कैसी भाषा है, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि हिंदी वियोगात्मक भाषा है। हिंदी कैसी भाषा है दोस्तों, वियोगात्मक भाषा है, या फिर उसी को हम कह सकते हैं कि विश्लिष्ट भाषा है या फिर श्लिष्ट भाषा है। तो जब भी पूछे कि आकृति मूलक या फिर आकृति या रूप के आधार पर हिंदी कैसी भाषा है, तो हिंदी जो है दोस्तों वह वियोगात्मक, विश्लिष्ट या श्लिष्ट भाषा है। और जो संस्कृत है, संस्कृत संयोगात्मक भाषा है। यानी आकृति मूलक के आधार पर हिंदी वियोगात्मक भाषा है और संस्कृत संयोगात्मक भाषा है। फिर यदि बात किया जाए हिंदी की लिपि की, तो मैंने अभी आपको बताया कि हमारी जो राजभाषा होगी वह हिंदी होगी और उसकी जो लिपि होगी वह देवनागरी लिपि होगी। यानी यह जो देवनागरी लिपि है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो इसका सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है जय भट्ट के शिलालेख में। यानी जय भट्ट के शिलालेख में इस देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। फिर उसके बाद से यदि पूछा जाए कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो हिंदी जो है दोस्तों वह भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। किस भाषा परिवार की भाषा है, तो भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। अब थोड़ा सा इसके पीछे का हिस्ट्री समझते हैं कि इसका नाम भारोपीय क्यों पड़ गया। तो प्राचीन काल में कुछ आर्य, लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास की बात है, 1500 ईसा पूर्व के आसपास कुछ आर्य यूरोप चले गए और कुछ आर्य ईरान के रास्ते भारत चले आए। अर्थात जो आर्य यूरोप चले गए, यूरोप, और जो भारत चले आए, भारत, इन दोनों की जो भाषा थी लगभग समान थी। अर्थात यूरोप में, जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, यूरोप में वो लोग बोलते थे मदर, और उसी को जो आर्य भारत में आए थे वो बोलते थे मातृ, मदर, और उसी को बोलते थे मातृ। अर्थात मदर और मातृ दोनों लगभग समान था। इस वजह से यह जो भाषा परिवार, इसका भारोपीय नाम पड़ा। तो भारोपीय इसीलिए पड़ा क्योंकि कुछ आर्य जो भारत चले आए थे और कुछ आर्य यूरोप चले गए थे, और इन दोनों की भाषा लगभग मैच कर रही थी। इस वजह से जो हिंदी जो है दोस्तों, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा बनी, तो भारोपीय भाषा परिवार की, क्योंकि भारत और यूरोप से मिल रहा था दोनों बात। तो मदर और मातृ को मिला करके शब्द बना माता, जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। देखिए मातृ जो है यह तो संस्कृत का है, और जो मदर जो है यह तो इंग्लिश का है, और इन दोनों से उत्पत्ति हो गई हिंदी की, यानी माता का। तो माता जो है दोस्तों, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं कि यह भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है, क्योंकि भारत और यूरोप से मैच करता है। अब उसके आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली 10 भाषाओं में प्रथम स्थान किसका है, तो प्रथम स्थान दोस्तों पहले अंग्रेजी का था। पहले किस भाषा का था, तो अंग्रेजी का था। फिर द्वितीय स्थान किसका था, तो मंदारिन का था। और मंदारिन कहाँ की भाषा है, तो मंदारिन चीन की भाषा है। मंदारिन कहाँ की भाषा है, चीन की भाषा है। और तृतीय स्थान जो था वह था हिंदी का। यानी विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली 10 भाषाओं में पहले जो था, प्रथम स्थान पर अंग्रेजी थी, द्वितीय स्थान पर मंदारिन थी और तृतीय स्थान पर हिंदी थी। यह पुराना डाटा है।
इस समय वर्तमान स्थिति में, वर्तमान समय में प्रथम स्थान पर मंदारिन चली गई है, दूसरे स्थान पर अंग्रेजी और तीसरे स्थान पर हिंदी। यानी वर्तमान समय में विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली 10 भाषाओं में प्रथम स्थान किसका हो गया है? तो मंदारिन का हो गया है। द्वितीय स्थान किसका हो गया है? तो अंग्रेजी का। और तृतीय स्थान किसका है? तो हिंदी का। यह वर्तमान समय में है और यह पहले था। इसके पहले स्थान पर अंग्रेजी, फिर मंदारिन, फिर हिंदी। लेकिन वर्तमान में जब भी आपसे पूछे प्रथम स्थान पर कौन है तो मंदारिन बताएंगे, फिर अंग्रेजी में। कि लिपि किसे कहते हैं, इसकी पहली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा कितने प्रकार की होती है। तो भाषा दोस्तों विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होता है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसी को हम भाषा कहते हैं। आज हम चर्चा करेंगे लिपि किसे कहते हैं, उपभाषा क्या होती है या फिर परिनिष्ठित भाषा क्या होती है, राजभाषा किसे कहते हैं दोस्तों, मातृभाषा किसे कहते हैं। इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों लिपि क्या होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लिपि, और लिपि का अर्थ जो होता है दोस्तों वह होता है लेखन प्रणाली, अर्थात लिखने की जो कला है या फिर लिखने का जो ढंग है या फिर कह सकते हैं कि लिखने का जो तरीका है उसी को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। इसको दूसरे शब्दों में हम कहें तो ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, एक बार दोबारा से सुनिएगा, ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? लिपि कहते हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसी को लिपि कहा जाता है। और हिंदी की जो लिपि है दोस्तों वह देवनागरी लिपि है। और यह मैंने आपको बताया था, हिंदी जो है दोस्तों हमारी राजभाषा है और उसकी लिपि देवनागरी होगी। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह अनुच्छेद 343 फर्स्ट में कहा गया है। हिंदी की जो लिपि होगी देवनागरी लिपि होगी। और जो देवनागरी लिपि होती है दोस्तों यह किधर से किधर लिखी जाती है? तो बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और देवनागरी लिपि की एक और सबसे अच्छी पहचान होती है कि इसके ऊपर से एक सिर क्षैतिज रेखा गुजरती है जिसे हम शिरोरेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? शिरोरेखा कहते हैं, शिरोरेखा कहते हैं। यानी देवनागरी लिपि में एक क्षैतिज रेखा इसके ऊपर से गुजरती है जिसे हम शिरोरेखा के नाम से जानते हैं। यह इसकी एक सबसे अच्छी पहचान है। और किधर से किधर लिखी जाती है? तो बाएं से दाएं के तरफ। लिपि क्या होता है? तो ध्वनियों को लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसी को लिपि कहते हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करेंगे, यदि पूछा जाए आपसे कि उर्दू किस लिपि में लिखी जाती है तो उर्दू की जो लिपि होती है दोस्तों वह होती है नस्तालीफ लिपि। कौन सी लिपि दोस्तों? नस्तालीफ लिपि। और यह जो लिपि है दोस्तों अरबी और फारसी, अरबी और फारसी का ही यह एक रूप है। नस्तालीफ लिपि जो है यह अरबी और फारसी का ही एक रूप है जो किधर से किधर लिखी जाती है? तो यह दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। यानी जो देवनागरी लिपि है वह इधर से इधर को लिखी जाएगी, परंतु जो उर्दू लिपि है अर्थात नस्तालीफ लिपि है यह इधर से इधर को लिखी जाती है, अर्थात दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा कि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अंग्रेजी की कौन सी लिपि है तो याद रखिएगा अंग्रेजी की जो लिपि है वह रोमन लिपि है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना है कि अंग्रेजी की लिपि रोमन लिपि है, उर्दू की लिपि नस्तालीफ लिपि है और हिंदी की लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि है। ठीक है। अब इसके अलावा और कई सारी भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, जैसे संस्कृत हो गया, पाली हो गया, मराठी हो गया। ये सारी भाषाएं भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है, याद रखिएगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बोली किसे कहते हैं दोस्तों? तो बोली जो होता है वह सीमित क्षेत्र में, यानी किसी सीमित क्षेत्र में कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को ही हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। यानी जो बोली होती है वह किसी छोटे से क्षेत्र में कम लोगों द्वारा प्रयोग की जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि परिनिष्ठित भाषा किसे कहते हैं? तो परिनिष्ठित भाषा बोली को जब हम व्याकरण से परिष्कृत कर देते हैं, यानी बोली जो होती है वो तो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, कम लोगों द्वारा बोली जाती है। परिनिष्ठित भाषा किसे कहते हैं? या फिर परिनिष्ठित भाषा को ही हम एक और नाम से जानेंगे, इसी को हम कहते हैं दोस्तों उपभाषा। क्या कहते हैं? उपभाषा कहते हैं। अब उपभाषा या फिर परिनिष्ठित भाषा किसे कहते हैं? तो बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत कर दिया जाए, बोली को जब व्याकरण से
परिष्कृत कर दिया जाए और उसमें साहित्य रचनाएं होने लगे तो उसी को हम कहते हैं दोस्तों परिनिष्ठित भाषा या फिर उपभाषा। याद रखिएगा, बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत कर दिया जाए और उसमें साहित्य रचनाएं होने लगें तो उसी को हम क्या कहते हैं, परिनिष्ठित भाषा या फिर उपभाषा कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, मातृभाषा क्या होती है? तो मातृभाषा आप जानते होंगे कि मातृभाषा माँ द्वारा सीखी गई भाषा, अर्थात जो भाषा हम परिवार में रह करके समाज द्वारा, परिवार के सदस्यों द्वारा, अपनी माँ द्वारा सीखते हैं उसी को हम कहते हैं दोस्तों मातृभाषा। जैसे हमारी मातृभाषा यदि भोजपुरी है या फिर पंजाबी है, इसके अलावा और भी कोई भी भाषा हो सकती है जो हम अपने परिवार में रह करके अपने माँ से सीखते हैं, उसी को हम कहते हैं क्या, मातृभाषा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, राजभाषा देख लेते हैं कि राजभाषा किसे कहते हैं। तो राजभाषा दोस्तों जिस भाषा में किसी राज्य या देश का शासन संचालित किया जाता है। राजभाषा जो क्या होता है दोस्तों, तो जिस भाषा में किसी देश या राज्य का शासन संचालित किया जाता है उसी को हम कहते हैं राजभाषा। और आप सभी को पता होगा कि हमारी जो राजभाषा है वह हिंदी है। हमारी राजभाषा क्या है दोस्तों, हिंदी है। यानी हमारे देश का जो शासन संचालित होता है, अर्थात जो भी कार्यालयिक कामकाज होते हैं वह किस भाषा में होते हैं दोस्तों, तो हिंदी में होते हैं, क्योंकि हमारी जो राजभाषा है वह हिंदी है। हिंदी जो है दोस्तों वह राजभाषा है, इसको कभी हम राष्ट्रभाषा नहीं कहेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारी राजभाषा हिंदी है। और राजभाषा कहते किसे हैं, तो जिस भाषा में किसी राज्य या देश का शासन संचालित किया जाता है उसी को हम कहते हैं दोस्तों राजभाषा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि लिपि क्या होता है, फिर बोली किसे कहते हैं, परिनिष्ठित भाषा किसे कहते हैं, मातृभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं। तो लिपि मैंने आपको बताया कि ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक है। फिर बोली क्या होती है, तो बोली एक सीमित क्षेत्र में कम लोगों द्वारा बोली जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। ठीक। परिनिष्ठित भाषा आपको पता चल गया कि बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत कर दिया जाए और उसमें साहित्य रचना होने लगे तो उसी को हम परिनिष्ठित भाषा या फिर उपभाषा कहते हैं। फिर मातृभाषा, जो भाषा हम माँ से सीखते हैं उसी को मातृभाषा कहा जाता है। और राजभाषा आपको पता ही है कि जिस भाषा में किसी राज्य या देश का शासन संचालित होता हो उसी को हम कहते हैं राजभाषा। और हमारी जो राजभाषा है वह हिंदी है। और हमारी जो राजभाषा है दोस्तों हिंदी है, हमेशा याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में कि हम कितनी उपभाषाएं हैं और कितनी उपबोलियां हैं, और उन उपभाषाओं, किन किन उपभाषाओं के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, इनका वर्गीकरण हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। जाते जाते चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगा हुआ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।